नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के सत्र 2021 के प्रश्न पत्र को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस पेपर 2021 के पेपर का हल। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 18 लाख और 9,000 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यहाँ पर विकल्प दिए रहते हैं और उन 4 विकल्प में से सही विकल्प छांट करके लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंकों यानी कि जो संख्या दी गई है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है कि अंकों के जोड़े बना लीजिए। तो देखिए एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो यहाँ पर देखिए जितने जोड़े बन रहे हों उतने ही अंक उसमें होंगे। यहाँ पर देखिए 3 जोड़े बन रहे हैं लेकिन एक संख्या एक्स्ट्रा बच रही है। तो देखिए जब एक संख्या एक्स्ट्रा बचे तो क्या करेंगे, उसको भी यानी कि जोड़े के रूप में जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 जोड़े बन रहे हैं तो एक संख्या बच रही तो इसको भी 1 के बराबर मान लेंगे, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 अंक होंगे, यानी कि इसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे। यहाँ पर सिर्फ जो है 3 जोड़े बन रहे होते, यहाँ पर संख्या एक्स्ट्रा ना होती तब इसमें क्या होता, इसके वर्गमूल में 3 अंक होते, लेकिन यहाँ पर एक संख्या एक्स्ट्रा हो रही है। तो इस तरीके से जोड़े बना करके देख लेंगे। अगर संख्या एक्स्ट्रा हो रही हो तो उसको भी 1 के बराबर मान लेंगे और जितने जोड़े बन रहे हो उसको जो है हर जोड़े में से 1-1 अंक जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 4, तो इसमें देखिए जो है अंक कितने हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। देखिए चित और पट यानी कि ये 2 पहलू होते हैं सिक्के के। तो यहाँ पर देखिए पट के ऊपर आने की संभावना या ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी ये कहा गया। तो देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल जो है 4 घटनाएं होंगी। 2 सिक्कों को उछालेंगे, देखिए या तो दोनों पर हेड आएगा और या तो दोनों पर टेल आएगा और या तो देखिए एक पर टेल और एक पर हेड आएगा और या तो एक पर हेड और एक पर टेल आएगा। ये कुल मिलाकर के 4 घटनाएं होंगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना। पट मीन्स क्या होता है, टेल। तो यहाँ पर टेल देखिए दोनों पर टेल सिर्फ एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसकी संभावना क्या हो जाएगी, संभावना बराबर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अनुकूल घटनाएं हो कितनी है, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक बार दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। तो यहाँ पर 1/, कुल घटनाएं हो जाएंगी। कुल घटनाएं यहाँ पर देखिए 4 हो रही, तो 1/4 इसकी संभावना हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए माना त्रिज्या r है, इस तरीके से मान लेंगे, माना त्रिज्या बराबर r तथा ऊंचाई बराबर h है, यानी कि इस तरीके से मान लेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है लेकिन आपको सॉल्व करके चेक तो करना ही पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए वही सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता रहे हैं। बाकी आप लोग जो विकल्प सही होगा उसको आप लोग खुद चुन सकते हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से मान लेंगे, माना त्रिज्या बराबर r तथा ऊंचाई बराबर h है। देखिए दोनों के लिए कहा गया त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो यहाँ पर दोनों के लिए त्रिज्या r और ऊंचाई h ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि कहा गया कि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे आयतनों का अनुपात बराबर। तो देखिए अनुपात बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लंब वृत्तीय बेलन सबसे पहले कहा गया, तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है और बटे कर देंगे। देखिए कहा गया है कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो यहाँ पर देखिए लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 यानी कि ऊपर देखिए 1, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ऊपर बच रहा 1 और बटे यहाँ पर 1/3 आ रहा है। अब इसको पलट लेंगे यहाँ पर, तो देखिए जब गुणे के रूप में इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/1 और बटे में 1 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि बटे में 1 लिखें और चाहे ना लिखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में 3 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयतनों का अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात देखिए दो संख्याओं में आना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए अनुपात 3:1 कहा जा सकता है इसको, लेकिन यहाँ पर देखिए 3:1 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जिस ऑप्शन में 3 आ रहा हो वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो इस प्रकार से 3 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। यहाँ पर देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सीधे से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 45 का मान रख देंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 का मान होता है, देखिए साइन 45 का मान रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पर देखिए कास 30 का मान क्या होता है, तो कास 30 का मान देखिए √3/2 होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 था, इसकी जगह पर 4 हो गया तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर 2 से गुणा हुआ तब 4 हुआ, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए इसके बटे में 4 था, 4 ही है, तो ऊपर हम यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 ही रहेगा। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5/4 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान भी हमें पता चल जाएगा, यानी कि जिस ऑप्शन में 5/4 दिया हो वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, A बराबर A देखिए एरिया है और यहाँ पर देखिए कहा गया है तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया का जो है बताना है कि कितने गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर A बराबर लिख लीजिए फार्मूला A + B और प्लस होता है AB/100, ये फार्मूला होता है और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे। अब इसी फार्मूले में देखिए ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जगह पर देखिए लंबाई को 50% बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और इसको भी 50% बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए AB की जगह पर भी 50 × 50 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 50 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और फिर देखिए प्लस हो जाएगा 25 यानी कि 25 इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा 125%। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है कहा गया कितने गुना बढ़ जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये नहीं कहा गया। अगर कहा जाता कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा तो यही आंसर आ जाता 125, लेकिन यहाँ पर कितने गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इसको आपको साधारण संख्या में चेंज करना, यानी कि प्रतिशत ना लगा हो। तो देखिए जब प्रतिशत लगाना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं और जब प्रतिशत हटाना होता है तब क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो वही काम यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको इसका प्रतिशत हटाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 125 बटे जो है कर लेंगे 100 और 125/100 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 पंचे 125 होता है, देखिए यानी कि 25 से इसको काटेंगे अगर तो 25 चौको 100 होता है और 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 चौको 100। तो इस प्रकार से देखिए 5/4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर साधारण संख्या में इसको चेंज करेंगे तो 5/4 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 5/4 आ रहा हो वही ऑप्शन इसका सही
हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें सबसे कठिन क्वेश्चन यानी कि कठिन पेपर सबसे आया हुआ है। और बहुत ज़्यादा कठिन तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे अलग टाइप के आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर से जो है इसमें क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सभी अलग टाइप के आए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट जो है थोड़ा सा अलग टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि जो प्रीवियस पेपर के सहारे नहीं रहते, तो उनका जरूर अच्छा पेपर हुआ होगा ये, और बल्कि अपने आप में ये अन्य पेपर से कठिन पेपर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? इसको सॉल्व करना। देखिए अभी तक जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन सिर्फ 5 पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6वां बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या इन दोनों संख्याओं के मध्य नहीं आती है? नहीं आती है यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, दशमलव संख्या में चेंज कर लेंगे। तो देखिए इसको दशमलव संख्या में चेंज करेंगे तो 5 6 का 30 होता है, यानी कि 0.6 आ जाएगा। और इसको दशमलव संख्या में चेंज करेंगे तो देखिए 55 40 यानी कि 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में जितनी संख्याएं आए वो इनके बीच में होंगी, और बाकी जो संख्याएं अलग आए वो क्या होंगी, इनसे अलग होंगे। तो यहाँ पर मध्य में नहीं आती है ये कहा गया। तो इसमें कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जो इन दोनों संख्याओं के मध्य में नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.7 आ जाएगा, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 इन्हीं संख्याओं के बीच में है। फिर यहाँ पर देखिए इसका भाग करेंगे 19/30 का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 190 हो जाएगा। और फिर 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 छंग 18 होता है, यानी कि 6 आ जाएगा पूरा पूरा। और देखिए 0.6 से कुछ आगे भी इसमें आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर इसको देखिए करेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और 3 से फिर भाग करेंगे तो 3 छंग 18, देखिए 6 पूरा पूरा आ रहा है और आगे 2 बच भी रहा है, यानी कि आगे भी और संख्या आएगी, यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच में ये भी संख्या आ रही है। तो ये भी सही नहीं होगी, यानी कि ये सभी संख्याएं इसके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही हैं। अब जो बच रही है वही सही होगी, यानी कि ये जो संख्या है ये 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आएगी। यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा करके और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 160 हो जाएगा। अब 30 से जो है भाग करेंगे तो देखिए 3 छंग 18 होता है, 6 बार जाएगा नहीं, 3 और 25 15, यानी 5 बार ही जाएगा। तो 0.5 ही यहाँ पर आएगा और 0.5 इससे पहले आ जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसका 16/30 ही सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अतलघुत्रीय क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अतलघुत्रीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1/x का मान 3/2 हो। यानी कि अब यदि x - 1/x का मान 3/2 दिया हो तो इसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, x³ - 1/x³ की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है हम होल क्यूब बना लेंगे, यानी कि जो है x - 1/x का होल क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जब होल क्यूब खोलेंगे तो a³ - b³ - 3ab आएगा। यहाँ पर देखिए a³ - b³ - 3ab आएगा, यानी कि -3ab ज्यादा आ जाएगा। यानी कि अगर इसके बराबर हम इसको लिख दें तो यहाँ पर देखिए a³ - b³ - 3ab और a - b ये जो बाद में आ रहा है वो इसमें से देखिए ज्यादा आ जाएगा, यानी कि जो है माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस कर दें, प्लस का देखिए 3ab यानी कि 3 × x × 1/x, और फिर यहाँ पर देखिए x माइनस यहाँ पर 1/x, ये इतना कर दें। यहाँ पर देखिए a³ - b³
और फिर -3ab a माइनस बी। तो देखिए -3ab और a माइनस बी इतना देखिए इससे एक्स्ट्रा आ रहा है इधर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस इतना कर दें तो जो इसमें से माइनस वाला निकलेगा वो इस प्लस वाले से कट जाएगा, तो इसी के बराबर संख्या आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका हमको मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही शेष रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी जगह पर जो है मान रख लेंगे। तो देखिए इसकी जगह पर मान है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 का होल क्यूब कर लेंगे। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणे। अब यहाँ पर इसकी जगह पर देखिए 3/2 रख लेंगे तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और बटे यहाँ पर 2 का क्यूब 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा एलसीएम दोनों का। तो यहाँ पर बटे में 8 कर लेंगे। अब ऊपर 27 रहेगा क्योंकि इसके बटे में तो 8 था ही। अब यहाँ पर 8 लाए हैं यानी कि 2 चौको 8 यानी कि 4 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब 36 और 27 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 13, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 हो जाएगा। और फिर 3 2 5 1 6 हो जाएगा यानी कि 63/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 63/8 आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस 63/8 को चाहें तो इसी को उत्तर लिख दें और चाहे तो भाग करके जो है बटे सही में इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आंसर इसको लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर 8 से हम इसको 63 को भाग कर दें तो देखिए कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 सत्ते 56 और 8 अठाई 64। देखिए 8 अठाई 64 ज्यादा हो जाएगा तो 8 सत्ते 56 यानी कि 7 बार जा सकता है 8 सत्ते 56। अब यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 ये बच रहा है, 4 3 7 यानी कि 7 बच रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है 7 सही 7/6, सॉरी 7 सही 7/8। तो इस प्रकार से ये आंसर भी लिखा जा सकता है, यानी कि चाहे तो इसको आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो इसको आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। यानी कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे दो पासों को एक साथ, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय, इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए इसमें से जो जो संख्याएं आ रही उनका समुच्चय यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए समुच्चय को इस तरीके से मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इस तरीके से मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए उन सभी जो है जोड़ों को लिख लेंगे। जो दो पासों को अगर फेंका जाए तो ऊपर जो है उनके अंकों का योग जो है वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर पहले में देखिए 1 और 1 आएगा तो सम संख्या होगी, यानी कि 1 से हम शुरुआत करेंगे, 1 को स्थिर रखेंगे। तो देखिए हम आप लोगों को जब दो पासे फेंके जाते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होती हैं वो लिखना आप लोगों को बता चुके हैं। कुल 36 घटनाएं होती हैं और उनको कैसे लिखा जाता है ये भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 1 जो है ऊपर आएगा तो क्या होगा, 2 आएगा उसका योग, तो देखिए वो एक सम संख्या होगी। इसी तरीके से 1 2 आएगा तो देखिए 1 2 जब आएगा तो वो एक विषम संख्या होगी, यानी कि 1 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। विषम संख्या तो होगी, साथ में देखिए अभाज्य कहा गया। तो देखिए अभाज्य संख्या कहा गया तो यहाँ पर देखिए अभाज्य के अंतर्गत 1 1 आ जाएगा, यानी कि 2 भी एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा 1 1 ही हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 भी हो जाएगा, 1 2, और फिर देखिए 1 3 नहीं होगा क्योंकि उनका योग 4 हो जाएगा। फिर 1 4 यानी कि 1 4 देखिए 5 हो जाएगा, तो ये भी जोड़ा हो जाएगा 1 4। और फिर देखिए 1 5 नहीं होगा, फिर 1 6 भी हो जाएगा क्योंकि इनका योग से जो है 7 हो जाएगा, तो 1 6। इस प्रकार से ये एक वाली लाइन में इतने हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए 2 वाली लाइन शुरुआत करेंगे तो देखिए 2 1 हो जाएगा, 2 1, और फिर 2 2 नहीं होगा, फिर 2 3
2 3 5 होता है तो ये भी हो जाएगा। फिर 2 4 नहीं होगा, 2 5 2 5 7 होता है तो ये भी हो जाएगा, 2 5। और फिर देखिए 2 5 हो गए और 2 6 नहीं होगा। फिर देखिए अब 3 वाली लाइन शुरू करेंगे तो देखिए 3 1 नहीं होगा, फिर 3 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 3 2 लिख लेंगे। और फिर देखिए 3 3 3 3 3 6 होता है तो नहीं होगा ये। फिर 3 4 तो 3 4 देखिए 7 होता है तो इस प्रकार से 3 और 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 4 के बाद फिर 3 5 तो देखिए 5 3 8 होता है तो ये नहीं होगा। फिर 3 6 तो 6 3 9 होता है, ये भी एक जो है अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब 3 वाली लाइन क्लियर हो गई। अब 4 वाली लाइन शुरू करेंगे तो देखिए 4 वाली लाइन में 4 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 1 लिख लेंगे। और फिर 4 2 नहीं होगा, 4 3 7 होता है, 4 3 लिख लेंगे। और फिर 4 4 तो देखिए 4 4 8 होता नहीं होगा। फिर 4 5 तो 4 5 9 होता, ये नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है। फिर 4 5 नहीं होगा। फिर देखिए 4 6 तो 6 4 10 होता है, ये भी नहीं होगा। फिर अब देखिए 4 वाली लाइन क्लियर हो गई। 5 वाली लाइन शुरू करेंगे तो देखिए 5 1 6 होता नहीं होगा। फिर 5 2 7 होता तो यहाँ पर 5 2 लिख लेंगे। और फिर देखिए 5 3 5 3 8 होता नहीं होगा। फिर 5 4 9 होता नहीं होगा। फिर देखिए 5 5 10 होता नहीं होगा। फिर 5 6 तो देखिए 6 5 11 होता तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 6 लिख लेंगे। अब जो है 5 वाली लाइन क्लियर हो जाएगी। अब 6 वाली लाइन शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 1 हो जाएगा, 6 1 7 होता है तो 6 1 हो जाएगा। और फिर 6 2 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा क्योंकि 9 हो जाएगा, 6 6 3 नहीं होगा। और फिर 6 4 10 होगा नहीं होगा। फिर 6 5 11 होता तो यहाँ पर 6 5 कर लेंगे तो देखिए 6 5 हो जाएगा। और फिर 6 6 12 होता है तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये इतने जोड़े होंगे जिनमें अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से देखिए इनका समुच्चय लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग देखिए दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 3,84,000 किलोमीटर है। कहा गया है यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतने किलोमीटर है और यदि पृथ्वी से चारों और इसका पथ वृत्ताकार हो तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा से दूरी कितनी दी गई है पृथ्वी की। मान लीजिए ये एक चंद्रमा है और यहाँ पर कहा गया है कि जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो देखिए पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वो दी हुई है कितनी, यहाँ पर देखिए 38 लाख, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 3,84,000 कहा गया है। 3,84,000 किलोमीटर ये दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी दूरी दी गई है और कहा गया है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका वृत्ताकार पथ हो, यानी कि ये मान लीजिए पृथ्वी और ये चंद्रमा है तो इस तरीके से वृत्ताकार इस तरीके से पथ हो तो यहाँ पर देखिए ये जो होगी ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए इसका वृत्ताकार पथ हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये चंद्रमा की जो पथ की जो परिधि है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमको ये जो परिधि है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे से हम जो है क्या करेंगे, परिधि का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई आर फार्मूला लगा देंगे। तो 2 इंटू पाई और इंटू देखिए त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या यहाँ पर देखिए कितना 3,84,000 दिया हुआ है, 3,84,000 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और फिर 2 8 16, 16 का 6 और 2 3 6 और 6 7। तो यानी कि यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 7,68,000 पाई यहाँ पर परिधि आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए पाई का मान भी रख सकते हैं। तो देखिए पाई का अगर मान रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पाई का मान रख करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 7,68,000 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 22/7। अब 7 से क्या करेंगे, पहले 22 का इससे गुणा करेंगे और फिर 7 से भाग करेंगे। तो देखिए जो है 22 से इसका गुणा कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 768 का
22 से गुणा कर लें और फिर आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, 16 का 6 हो जाएगा और फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15। तो यहाँ पर देखिए 15 आ गए। अब 2 से इसका गुणा करेंगे तो यही संख्या फिर आएंगी, तो 6, 3, 5 और 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके आगे अगर हम 3 जीरो बढ़ा ले तो यही यानी कि 22 का इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, देखिए 16 और फिर 89, 6 और आगे 3 जीरो हो जाएंगे और बटे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से इसका भाग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग करके देख सकते हैं। देखिए 7 से इस तरीके से इसका भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 के 4। अब यहाँ पर देखिए बचा 2 तो यहाँ पर देखिए 28 हो जाएगा। अब 7 चौक 28 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा। और अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब आगे एक संख्या उधर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से अब जो है 9 उतारेंगे और 9 उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 यानी कि एक बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 आएगा। अब ऊपर से जो है क्या करेंगे, फिर 0 उतारेंगे। तो इस तरीके से देखिए आगे करते चले जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कर रखा है तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 4 1 3 और फिर देखिए 7 और फिर देखिए 7 के बाद 1 4 1 4 और फिर देखिए 0.29 ये आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, यानी कि इसका जो है सॉल्यूशन आप लोग करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 24 माइनस 3x स्क्वायर 3a² प्लस 34a के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीधा करके इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम a² वाला पद लिखेंगे तो माइनस का 3a² हो जाएगा और फिर प्लस का 34a हो जाएगा और फिर प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 तिहाई 72 होता है और 72 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर देखिए 2 छक्का 12 यानी कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब देखिए और आगे इसको सरल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 34 लाना है जोड़ घटा करके। तो यहाँ पर देखिए 36 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो 34 आ जाएगा, यानी कि यहीं से हमारा देखिए जो है 36 माइनस 2 34 के बराबर आ रहा। तो और इसके आगे गुणनखंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3a² हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए 36 माइनस 2 कर लेंगे और गुणे में a है तो यहाँ पर a कर लेंगे, प्लस का 24 हो जाएगा। अब इस a का अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3a² हो जाएगा और प्लस का 24 हो जाएगा। देखिए 3a² हो जाएगा और फिर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 36a और फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा और फिर प्लस का 24 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, अब दो दो के जोड़े बना करके इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में देखिए माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे और देखिए a भी कॉमन मिल रहा है तो a भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, तो यहाँ से देखिए a बचेगा और यहाँ पर देखिए 3 से इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉरी प्लस का नहीं माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया गया तो यहाँ पर माइनस का बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी कि 12 बचेगा और a कॉमन में चला गया। तो इस प्रकार से a माइनस 12 ही यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 कॉमन लिया जाएगा तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए a बच जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस का 2 से 24 को भाग देंगे तो 12 दूना 24 होता है तो यहाँ पर भी माइनस का 12 बच जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस 12 आ जाएगा और फिर एक ब्रैकेट में देखिए माइनस का 3a माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए यानी कि इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 400 का वर्गमूल यहाँ पर हो जाएगा देखिए 20 और फिर यहाँ पर देखिए 0.04 दिया हुआ तो 0.04 का
वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0.2 हो जाएगा, यानी कि 0.2 और 0.2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0.04 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। और फिर देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.02, यानी कि यहाँ पर देखिए जो है 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 0.002 होगा, यानी कि इतने का अगर गुणा करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 0.002 गुणे 0.002, इसका अगर गुणा करें तो क्या होगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 6 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ पर देखिए 0.2 इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा 0.002। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरी संख्या यानी कि 20 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर 0 और फिर ये 2 आ जाएगा, तो इस प्रकार से 20.202 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी अतिलघुत्तरीय और जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।